नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे 5 शहर 5 खबरों का। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एमसीडी को लेकर चल रही रार की। फिर बात करेंगे जोशीमठ के पल पल बिगड़ते हालात की और उस पर उमा भारती के पावर माफियाओं को लेकर दिए बयान की। खबर एसपी की मीडिया सेल प्रभारी की गिरफ्तारी को लेकर भी हम करेंगे, जिस पर अब रस्साकसी चल रही है और उससे जुड़े हर अपडेट की तरफ हम देखने की कोशिश भी करेंगे। तो झारखंड कांग्रेस में चल रही रार पर भी हम नजर डालेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार में इंडिगो फ्लाइट में हुई एक और छेड़छाड़ की वारदात की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर एक बार फिर सड़कों पर हैं। बीजेपी ने जहां सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं आप ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने बैनर और पोस्टर के साथ मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की। दिल्ली मेयर चुनाव पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया, तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने भी जमकर प्रदर्शन किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रार थमती नजर नहीं आ रही। जी देखिए योगेश, बिल्कुल राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो थमने के लिए नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है, जहां मेयर पद के चुनावों को देखते हुए कि अभी कुछ दिन पहले भी इसकी जो है सदस्यता लेने के लिए पार्षद खुद वहां पहुंचे थे, तो जब भी टेबल कुर्सी जो है आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के घर के बाहर जो है अरविंद केजरीवाल के घर के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाद धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से मेयर चुनाव को देखते हुए कि जब से एमसीडी के जो चुनाव हुए चुनावों में जैसे ही आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसमें 134 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के बने, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो जंग है वो काफ़ी तेज़ी से छिड़ रही है। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो अपने मेयर बनाने की बात करे कि मेयर जो है पूरी तरह हमारा बनने वाला है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ताकत लगाई हुई है कि उनसे कहा है कि जिस तरीके से सत्ता में वापसी जो है आम आदमी पार्टी आई है एक बार फिर से, उसके बाद में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के बाहर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़े बड़े लीडर्स जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के बाहर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो है खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उसी को देखा जाए जिस तरीके से मेयर पद की यहाँ पर बात कर रही है कि मेयर पद बनाने की जो बात थी, यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में लगी हुई। लेकिन उसी को देखते हुए जंग जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन इस दौरान अगर मेयर के चुनाव का हम जिक्र करें, क्योंकि टाल दिए गए थे, अब क्या तारीखों का ऐलान हो चुका है क्या, या फिर क्या उम्मीद जताई जाए आगे के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मेयर के चुनाव की बात की जाए तो मेयर के चुनावों को जो है अभी फिलहाल के लिए जो रोक दिया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो टकराव थी वो काफ़ी देखने को मिली थी। उसी के बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कुर्सियां भी जो एक दूसरे को मारते हुए नजर आए थे। वहाँ पर जो है पार्षद जो थे उसी टाइम पर जो है पार्षदों को सदस्यता दिलाई जा रही थी। दूसरी पहली बात तो दूसरे बाद में ही जैसे आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर पार्षद पहुंचे तो पार्षदों के बाद में जो है कुर्सी मेज वहाँ पर आपस में भिड़ंत देखने को मिली। उसी के बाद में जो मेयर की बात की जाए तो मेयर पद के जो चुनाव है अभी तक जो है फिलहाल के लिए उन्हें जो है स्थगित कर दिया गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव देखने को मिली थी, तो उसी के साथ साथ दोनों पार्षदों के बीच में काफी हंगामा देखने के लिए मिला था। लेकिन उसके बाद में आज खुद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के दरवाजे पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी जो है उनके बीजेपी मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अभी मेयर पद की बात की जाए तो मेयर पद के जो चुनाव है उन्हें अभी फिलहाल के जो है स्थगित कर दिया गया। लेकिन अभी उनकी कोई डेट की जो बात
कही जा रही है कि जिस तरीके से डेट भी आनी है, लेकिन उसके बाद ही जैसी डेट आएगी तो जब ही उसमें देखा जाएगा कि मेयर पद कौन सी पार्टी की तरफ से रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो मेयर रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ताकत लगाई है। आम आदमी पार्टी अपने मेयर को बनवाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम लगा रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सत्ता में जिसकी वापसी है, सत्ता में जिसकी सरकार है, उसी का ही जो मेयर है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी, भारतीय जनता पार्टी भी उधर से अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंकने में लगी हुई है जी। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जोशीमठ आपदा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पावर माफिया जोशीमठ आपदा के लिए जिम्मेदार है और इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सभी पावर प्रोजेक्ट तत्काल रद्द कर दिए जाएं। उमा भारती ने कहा है इस देश में 3 बड़े माफिया हैं, खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया। ये तीनों देश को दैत्य की तरह निगल रहे हैं। पर्यावरणविदों को मैनेज करके ऐसे प्रोजेक्ट को स्वीकृति ली जाती है। जोशीमठ की घटना उसी का परिणाम है। और उसकी सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट मत लगाइए, और अगर लगा रहे हैं तो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट लगाइए जो रन ऑफ द रिवर में हो, 5-5, 10-10 मेगावाट के। इससे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेंगे और नदी रुकेगी नहीं, और नदी को टनल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस देश में 3 माफिया ना बहुत ताकतवर हैं, एक शराब माफिया, एक खनन माफिया और एक पावर माफिया। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट एक शब्द प्रयोग करने लगे हैं आजकल पॉलिसी मेकर्स कि जो जल्दी हो सके वो करो। तो हाइडल प्रोजेक्ट जल्दी होता है, पर्यावरणविदों को मैनेज करके स्वीकृति ले ली जाती है, उसी का परिणाम है जोशीमठ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अभी उमा भारती को आपने सुना, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि पावर माफियाओं को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया गया इसमें। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, वो सीधे तौर पर उत्तराखंड की उन जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है जिसके चलते उत्तराखंड में जोशीमठ जैसी आपदा यहाँ पर आ रही है। उमा भारती ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे देश भर में इस समय 3 तरह के माफिया काम कर रहे हैं, जिसमें खनन माफिया, शराब माफिया के बाद अगर बड़ा माफिया कोई यहाँ पर बन रहा है तो वो जल विद्युत परियोजनाओं का माफिया यहाँ पर बन रहा है, जो पर्यावरणविदों से साठ-गांठ करके इस तरह की परियोजनाओं को अप्रूवल देने का काम कर रहा है, जो पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं बननी भी चाहिए तो उसके लिए छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की उन्होंने सिफारिश यहाँ पर करी है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी विद्युत जल परियोजनाएं जो होंगी वो पर्यावरण को बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, उससे जो मानवीय जाति पर जो खतरा होता है वो यहाँ पर उतना बड़े स्तर पर नहीं आ सकता है। तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ की हिमायत यहाँ पर करी है कि छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बननी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही है, हर नदी ऐसे यहाँ पर कही जा सकती है जिसके ऊपर जल विद्युत परियोजनाएं बनने की स्थिति में यहाँ पर है, कई निर्माणाधीन यहाँ पर है, कई के प्रस्ताव यहाँ पर जा चुके हैं जिस पर हरी झंडी मिलना बाकी है। और ये वो चीज़ें हैं कि उत्तराखंड में जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगाड़ने का काम ये जल विद्युत परियोजनाएं कर रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जल्द ही उनका उत्तराखंड का दौरा यहाँ पर हो सकता है। जोशीमठ आपदा को लेकर वो यहाँ पर आ सकती है, जोशीमठ जाएंगी, वहाँ पर जो ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जो पीठ खतरे पर है इस समय, जो खतरा उस पर मंडरा रहा है उसको बचाने की वो बात यहाँ पर कर रही है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन दोनों की मुसीबत और यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ अबे लेकिन हमने जो चीजें देखी कि कई ऐसे पर्यावरणविद हैं, कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि जनवरी 2022 से उन्होंने ही इस बात की आशंका जतानी शुरू कर दी थी और लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए। उन्होंने पोस्टें भी की और इसके साथ ही न केवल पोस्ट की बल्कि सीएमओ कार्यालय को भी उन्होंने टैग किया। तमाम सारी चीज़ें हैं, कई आलेख भी उन्होंने लिखे। लेकिन इसके बाद भी आखिर क्या वजह रही कि सरकार इस ओर ध्यान अपना केंद्रित नहीं करती नजर आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को विकास प्राथमिकता की श्रेणी में सबसे ऊपर यहाँ पर सरकार सबसे रखा जाता है और विकास के लिए जरूरी है कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो संसाधन सरकार के पास आते हैं वो आते हैं जल के संसाधन। ऐसे में जल के ऊपर जो बनने वाली जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो सरकार को सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर दे सकती है, विकास के लिए सबसे बड़ा रास्ता वो यहाँ पर खोल सकती है और सरकार उसी के लिहाज से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो कमी यहाँ पर देखने को मिलती है वो यही है कि जल विद्युत परियोजनाएं छोटी होने के बजाय विशाल मेगावाटों की यहाँ पर बनने लगती है। उस पर वैज्ञानिक जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होना चाहिए था, जो शोध यहाँ पर होना चाहिए था, वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल जो यहाँ पर होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि इस तरह की जो आपदाएं वो यहाँ पर आने लगी है। सरकार के लिए कहा जा सकता है कि जो जोशीमठ की जो आपदा है वो
एक सबक के रूप में पहले भी देखने को मिला था, जो सरकार ने लेने का काम यहाँ पर नहीं किया था। जो धौली गंगा पर जो ये कह सकते हैं ग्लेशियर आने के बाद जो बाढ़ वहाँ पर आई थी, जो ग्लेशियर टूटने के बाद जो तबाही वहाँ पर हुई थी, जिसमें कह सकते हैं कि रैणी गाँव पे जो जल विद्युत परियोजना बनी थी, वो सरकार के लिए बड़ा सबक यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन उससे बड़ा सबक सरकार ने लिया नहीं। और यही वजह है कि आज जोशीमठ के ऊपर बड़ी आपदा मुंह भाए खड़ी हुई है, जो कभी भी जोशीमठ के अस्तित्व को मिटा सकती है, जोशीमठ शहर का अस्तित्व मिट सकता है। तो ऐसे में सरकार को अभी भी पैरवी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ये कह सकते हैं कि विकास को मद्देनजर रखते हुए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं विकास को ध्यान दिया, और ये कहते हैं कि और ये दरअसल बड़े विकास और विनाश ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर विकास में लापरवाही बरती गई तो जाहिर तौर पर है वह विकास विनाश में परिवर्तित होता नजर आ सकता है, और वही हालात आज जोशीमठ के नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर लखनऊ पुलिस ने बीते रविवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज से गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नामक ट्विटर अकाउंट के हैंडल से, और जिसके आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इस हैंडल से उन्होंने। इस मामले में 3 केस पुलिस में दर्ज कराए गए थे। मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे। इस दौरान यूपी पुलिस मुख्यालय के बाहर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देना शुरू कर दिया था। इस धरना प्रदर्शन में सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए थे। अब इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि दरअसल एफआईआर पुलिस ने यूपी पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के मामले में की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कल धरना प्रदर्शन जिस तरीके से देखने को मिला था, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ये कदम बढ़ाया है। बिल्कुल, देखिए योगेश, जिस तरीके से समाजवादी मीडिया सेल जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए लंबे समय से जो है आपत्तिजनक ट्वीट जो किए जा रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं को, पत्रकारों को, नेताओं को टारगेट किया जा रहा था, और उसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो अमर्यादित थे पूरी तरीके से। इसको लेकर 3 एफआईआर जो हैं वो अलग अलग लोगों की तरफ से जो है वो दर्ज कराई गई थी, और उस पूरे मामले को लेकर पुलिस लंबे समय से छानबीन कर रही थी। और जब उस पूरे मामले में जांच की गई तो मनीष जगन नाम का जो शख्स है, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, वो पाया गया कि पुलिस ने पाया कि वो इस ट्विटर हैंडल को हेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगे थे और एफआईआर लिखी थी, उसके चलते कल पुलिस ने सुबह मनीष जगन को जो है वो गिरफ्तार किया था। और कहीं ना कहीं इसी बात से नाखुश होकर खुद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जो हैं वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पर अपना विरोध दर्ज किया और इस बात का आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, लोकतंत्र को जो है वो खत्म किया जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद जैसे ही ये खबर उनके समर्थकों को, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चली, तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, वो पुलिस मुख्यालय की तरफ जाने लगे। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ झड़प भी हुई। और कहीं ना कहीं अब इसी मामले को लेकर आज पुलिस ने उस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए एक एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें धारा 144 का उल्लंघन है और कई अन्य धाराएं जो हैं वो इसमें ऐड करी गई हैं। और कहीं ना कहीं उसके तहत ये पूरा मुकदमा जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी, लेकिन वहां पर इन सभी चीजों का उल्लंघन किया गया। और चूंकि धरना प्रदर्शन के लिए एक स्पेसिफिक स्थान राजधानी लखनऊ में पहले से तय है, लेकिन उस स्थान पर ना करके पुलिस मुख्यालय को घेरने का प्रयास किया गया। पुलिस वालों ने जब रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ में बदसलूकी की गई, उनके साथ जबरन जो है वो किया गया। और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया, और उसी के चलते पुलिस ने आज ये मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर जिक्र करें एफआईआर का, तो 3 लोगों के नाम एफआईआर हुई थी, और जिसमें मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई, बाकी 2 की देखिए बाकी 2 को लेकर भी अभी छानबीन पूरी चल रही है और पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी जांच कर रही है। किन लोगों ने वो ट्वीट किए हैं, फिलहाल जो मनीष पाया गया है जांच में कि वो ट्विटर हैंडल का हेड था और वही इसका मेन रूप से, मुख्य रूप से संचालन करता था, तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी। बाकी जो और लोग थे, जो लेकर पुलिस की छानबीन चल रही है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम।
उधर झारखंड कांग्रेस के 5 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश महासचिव आलोक दुबे के साथ साथ प्रदेश सचिव राजेश गुप्ता, साधुचरण गोप, किशोरनाथ शाहदेव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है। इन सभी पर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप है। अनुशासन समिति ने अध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को इसकी अनुशंसा की है। पहले इन सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, कांग्रेस में 6 लोगों को निकालने की अनुशंसा की गई है। देखिए योगेश, कहीं ना कहीं ये लंबा प्रकरण चल रहा था खास करके, और जब से राजेश ठाकुर प्रदेश के अध्यक्ष बने थे उसके बाद से ही ये चल रहा था कि काफी विवाद देखा जा रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों पर बयानबाजी करने, अध्यक्ष के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने और कई लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया गया था। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि राज्य भर में जहाँ जहाँ कार्यकर्ता है उनको भड़का रहे हैं, खास करके ये सारे लोग। और इसके बाद से इनको बार बार नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि इस तरह की बयानबाजी न किया जाए। लेकिन जब मामला बिगड़ता चला गया तब जाकर उनको 14 दिन का नोटिस दिया गया। इसके बाद से इनको अब जाकर अनुशासन समिति की बैठक है, उसमें बैठक में 6 साल के लिए निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही इसकी अंतिम फैसले के लिए राजेश ठाकुर के पास पत्र लिखा गया है अनुशासन समिति की तरफ से, और हो सकता है कि आने वाले समय में इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या ये 6 लोग पार्टी के बनकर के ही रहेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर है, अगर आपने कहा कि, और जिस तरीके से पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता का इनके ऊपर आरोप है, ऐसे में ये किसी दूसरी पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इनका कोई स्टेप होगा। लेकिन अभी अनुशासन समिति ने ये तय किया है, इसकी अनुशंसा की गई है, और हो सकता है कि इस बारे में राजेश ठाकुर और बाकी जो पदाधिकारी है प्रदेश के, वो फैसला लेंगे। और इसके बाद से केंद्र से भी फैसला लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी कि इस तरह का मामला आया है, इन पर अब अंतिम मुहर कैसे लगाई जा सकती है। तो अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये सारे जो पदाधिकारी थे, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस में अपनी भूमिका निभा चुके हैं, आलोक कुमार दुबे जिनका नाम आया है प्रदेश में महासचिव हैं, और इसके पहले NSUI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई खास करके सक्रियता के साथ कई जगहों पे अपना काम भी करते हैं, रांची से जुड़े हैं। साथ साथ उनके साथ जो लोग भी हैं उनके सहयोगी भी माने जाते हैं, और साथ साथ कांग्रेस में उनकी पुरानी उपलब्धि मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनके जाने के बाद से क्या कुछ और विरोध देखने को मिल पाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी संगठन के अंदर इन सारी चीजों को निपटा पाएगी। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन क्या इन 6 लोगों की तरफ से, जिन लोगों को निकालने की बात चल रही है, क्या इनकी तरफ से कोई बयान आया, क्या किसी की तरफ से? देखिए, उन्होंने साफ तौर पे आज हमारी जो बातचीत हो रही थी उसमें उनका कहना था कि फिलहाल वे इस बारे में अभी बयान नहीं देंगे, क्योंकि मीडिया में खास करके बयान नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी के वरीय जो नेता हैं और दिल्ली के जो नेता हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है, और हो सकता है कि वे दिल्ली भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी बातों को सही तरीके से वहां पे रखेंगे, और इसके बाद से पार्टी का जो फैसला होगा उस पर कहीं ना कहीं अमल किया जाएगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लंबे समय के बाद से पार्टी में इस तरह की कार्रवाई हुई है, पार्टी के अनुशासन समिति की तरफ से कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो संगठन के लोग हैं वो भी हो सकता है कि आने वाले समय में मुहर लगा देंगे, और विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है आने वाले समय में। जी राकेश, एक साथ 6 लोगों पर कार्रवाई, ये बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि अब आने वाले समय में जैसे जैसे समय घट रहा है वैसे वैसे चुनाव के नजदीक भी दिन भी आ रहे हैं। ऐसे में तो पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जब चर्चा हम करते हैं तब तो कहीं ना कहीं कई चीजें चलती हैं। खास करके कांग्रेस में अमूमन इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, संगठन में कई बार टकराहट की स्थिति आती रही है। लेकिन अब जाकर कहा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अब देखना होगा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने इन नेताओं को, साथ साथ अभी जिनकी जुबान नहीं खुल रही है उनको किस तरीके से एक साथ जोड़कर चल पाती है, या फिर 2 गुट 3 गुट में बंटता चला जाएगा पार्टी के नेता, और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में संगठन पर भी दिखाई पड़ सकता है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अपने संगठन को टूटने से बचाए,
आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकले और जिस तरीके का माहौल है उसको बेहतर करके आगे संगठन के लिए काम कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से कांग्रेस में अब अच्छा है नेताओं के निकालने की अनुशंसा की गई है। उधर एयर इंडिया के विमान में महिला सहयात्री पर टॉयलेट करने का मामला अभी सुर्खियों में से गायब भी नहीं हुआ और अब दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना जा रही इंडिगो की उड़ान में शराब पीकर हंगामा करने, एयर होस्टेस से छेड़खानी करने और विमान के कैप्टन से मारपीट का मामला सामने आ गया है। उड़ान के पटना पहुंचने पर 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि एक यात्री अभी भी फरार बताया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई उड़ान में 3 युवक नशे की हालत में सवार हुए थे। इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से पटना आ रही थी। उसमें इंडिगो के द्वारा सूचना दिया गया कि 2 लड़के हैं जो नशे में हैं, उन लोगों को दोनों को हैंड ओवर करने के लिए लोग बुलाया हम लोग गए वहाँ पर, दोनों को लेकर आए। ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया, उसमें शराब पीने का पुष्टि हुई। दोनों पर FIR होगा और एक्साइज कोर्ट में ले जाएगा। अब इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से पटना आ रही थी। उसमें इंडिगो के द्वारा सूचना दिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे लाइव बने हुए हैं। दिनकर, क्या कुछ ये पूरा मामला है? अभी एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ था फ्लाइट का और ये एक नया मामला सामने आया कि शराब पीकर के 3 उत्पात मचा रहे थे। आपको बता दूं कि जैसे ये फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरती है, उड़ान भरने के 80 मिनट बाद ही तीनों युवक, जिसमें रोहित, नितिन और पिंटू नामक युवक फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदतमीजी करने लगते हैं और उसके बाद जब को पायलट यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ मारपीट भी करने लग जाते हैं। एक कहावत आपने सुना होगा कि चाचा विधायक है हमारे, उसी संदर्भ में इस मामले को हम ले सकते हैं, क्योंकि सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इन जो तीनों युवक हैं ये एक बिहार में सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के करीबी बताए जा रहे हैं। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जब ये बिहार के सत्ताधारी पार्टी के करीबी हैं तो इन्हें बिहार के नीति नियम काफ़ी अच्छे से पते होने चाहिए। अब कोई भी यात्री अगर दूसरे राज्य से बिहार की ओर अगर यात्रा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी है, इस लिहाज से हम शराब पी कर ना जाए, शराब ले कर ना जाए। इसलिए तो ये एक तरफ से देखा जा रहा है कि कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है और इस पर अब विपक्षी पार्टी भी साथ में एक्शन लेने के मूड में दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि इसमें से रोहित और नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट पर, वहीं पिंटू अभी गायब बताया जा रहा है। दिनकर, जिस पिंटू के गायब होने की आप बता रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं, ये गायब कैसे हो गया? एयरपोर्ट में इतनी चाक चौबंद सुरक्षा, एयरपोर्ट में पहुंचता है और उसके बाद वहां से निकल कैसे जाता है? जी बिल्कुल, जैसा कि ये मामला जैसे हुआ पटना एयरपोर्ट पे, जैसे ये तीनों लैंड करते हैं, पिंटू कहीं भीड़ में पुलिस को चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं CISF की टीम रोहित और नितिन को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वहीं इस पूरे मामले के बाद इंडिगो की टीम ने एक ट्वीट किया और ये बताया कि दरअसल फ्लाइट में कोई विवाद नहीं हुआ है, ये बस एक नॉर्मल सा मामला है, कृपया इसे सोशल मीडिया के संदर्भ में ना देखे। इंडिगो फ्लाइट्स ने अपने तरफ से स्पष्टीकरण पेश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि लगातार जो फ्लाइट में होते मामले, जैसे अभी कुछ दिनों पहले टॉयलेट करने का मामला सामने आया था, वहीं अब एक और मामला ये बदतमीजी का सामने आया है, तो कहीं अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। क्या मानवता नाम की चीज जो हमारे अंदर है वो हम में से गायब हो रही है? क्या फ्लाइट्स में जहाँ पे देश से विदेश से लोग जुड़ रहे हैं उनके पास हम अपनी किस सभ्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं? जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल उठ रहे हैं और ऐसे सवालों की तरफ ध्यान भी देने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिंटू को बचाया जा रहा हो दिनकर? हो सकता है, क्योंकि एक एंगल इसमें ये आ रहा है कि वो सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के सीधे सीधे करीबी हैं। हाँ। और अभी बिहार में सत्ताधारी पार्टी कौन है ये अब सभी लोग जानते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ है और अब इस लिहाज से बीजेपी जो कि अभी विपक्ष में है इस चीज को भुनाने की कोशिश भी करेगी। इस पे भी राजनीति आगे गर्म हो सकती है। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। दिनकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सत्ता की हनक में ये तीनों युवक जो है नशे में चूर नजर आए हैं। और 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।